गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से इस पर्व को मनाएं और बहुत खुशहाल रहे और स्वस्थ रहे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। कि आज का हमारा कोड क्या है कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब हमने कोई सपना देख ही लिया है, जब हमें उसे पूरे करने की जिद बना ही ली है, फिर मुश्किलों से क्या घबराना, क्या मुश्किल और क्या आसान, फिर तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ था? हमारा चैप्टर चला हुआ था ऊतक यानी टिश्यू, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था उसमें कि टिश्यू होते क्या है, टिश्यू की परिभाषा क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जो कोशिका होती है, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे पहले क्या बनती है? कोशिका बनती है। कोशिकाओं के समूह से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ऊतक से क्या बनते हैं? खोखले अंगों का निर्माण होता है। अंगों से क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है, एक अंगतंत्र बनता है, और उस अंगतंत्र से क्या बनता है? मानव शरीर का निर्माण होता है, यानी ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है? जिसमें हमारा चैप्टर है टिश्यू। पेन और कॉपी लेके बैठिए। चैप्टर का नाम डालेंगे टिश्यू यानी ऊतक। ऊतक, ठीक है। तो क्या होते हैं टिश्यू और ऊतक क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कल कि समान रचना एवं समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। एक सेकंड वेट करेंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको कि समान रचना और समान कार्यों वाले कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे शरीर के खोखले अंगों का निर्माण सॉरी बच्चों, आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो क्या मतलब उनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो उनका कार्य क्या होता है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में जो खोखले अंग होते हैं, उनका निर्माण कौन करते हैं? टिश्यू करते हैं, ऊतक करते हैं। तो कौन कौन से खोखले अंग? जैसे मस्तिष्क हो गया, गुर्दे हो गए, जैसे गर्भाशय हो गया, अमाशय हो गया, इन सारे अंगों का निर्माण कौन करते हैं? टिश्यू करते हैं, ऊतक करते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कल की क्लास में कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है उपकला ऊतक। सेकंड क्या बताया था? संयोजी ऊतक। थर्ड क्या बताया था? पेशीय ऊतक। और फोर्थ क्या बताया था? तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। उसके बाद हमने शुरुआत की थी किससे? उपकला ऊतक से शुरुआत की थी। जो उपकला ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको क्या बताया था कि जो उपकला ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सरल उपकला, सरल उपकला यानी सिंपल एपिथेलियम उपकला ऊतक, और दूसरा क्या बताया था? दूसरा बताया था मिश्रित उपकला यानी कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। मिश्रित उपकला ऊतक,
ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ना शुरू किया था, सरल उपकला। जो सरल उपकला ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो हमारे शरीर के उन अंगों में, उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पे टूट फूट की जो चांस होते हैं, टूट फूट के जो चांस होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं और ये बहुत ही नाजुक होते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं ये बहुत ही नाजुक होते हैं, सरल उपकला ऊतक। और ये कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे शरीर के जिन अंगों में टूट फूट की जो मात्रा होती है, जो चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सरल उपकला ऊतक के हमने भाग पढ़े थे। कौन कौन से भाग पढ़े थे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं सरल उपकला के। सबसे पहले हमने सरल उपकला ऊतक पढ़ा, अभी हम सरल उपकला ऊतक पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहला भाग कौन सा पढ़ा था, हमने सल्की उपकला पढ़ा था। सबसे पहला कौन सा था, नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ साथ, सल्की उपकला ऊतक। दूसरा क्या पढ़ा था, घनाकार उपकला, ये मैंने आपको कल भी बता दिए थे, घनाकार उपकला ऊतक। तीसरे नंबर का कौन सा था, ये जो सरल उपकला ऊतक होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, इनके 5 प्रकार के नाम लिखेंगे। तीसरा था स्तंभाकार, स्तंभाकार उपकला ऊतक यानी टिश्यू, ठीक है। फोर्थ था कौन सा, रोमक उपकला, रोमक उपकला, रोमक उपकला। और लास्ट था ग्रंथिल उपकला, ग्रंथिल उपकला, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से टिश्यू में कितनी परतें पाई जाती है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ग्रंथिल उपकला में कितनी परतें होती है, कोशिकाओं की कितनी परतें होती है, रोमक उपकला में कोशिकाओं की कितनी परतें होती है। तो हमें ये अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें 1 परत होती है या 2 परत होती है। जैसे सरल उपकला ऊतक है वो कितनी परतों से मिलकर बना होता है, केवल 1 परत से मिलकर बना होता है। और जो मिश्रित उपकला ऊतक होता है वो बहुत सारी परतों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हम सरल उपकला में से सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, सल्की उपकला पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले, सल्की उपकला ऊतक। सल्की उपकला ऊतक, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेवमेंट, पेवमेंट इपिथीलियम, इपिथीलियम टिश्यू, ठीक है। पेवमेंट इपिथीलियम टिश्यू क्या होते हैं, साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि जो सल्की उपकला है, पेवमेंट इपिथीलियम टिश्यू है, वो क्या होते हैं, वो ये जो होते हैं टिश्यू, ये चपटी कोशिकाओं की केवल 1 ही परत से बने होते हैं। जैसे सरल उपकला ऊतक है वो 1 परत से बने होते हैं, लेकिन ये 1 परत से तो बने होते हैं, लेकिन वो कोशिकाएं कैसी होती है, चपटी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये ऊतक चपटी कोशिकाओं की, चपटी कोशिकाओं की 1 परत से, याद रखेंगे, 1 परत से मिलकर बने होते हैं, 1 परत से मिलकर बने होते हैं। साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, फिर मैं इसे रफ कर दूंगी। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये जो टिश्यू होते हैं, सल्की उपकला ऊतक होते हैं, वो 1 परत से बने होते हैं, कोशिकाओं की 1 परत से। और वो परत कैसी होती है, वो चपटी होती है, चपटे आकार की होती है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इस पॉइंट को। अब सेकंड क्या है कि जो इसमें केंद्रक होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, ठीक है। जो इसमें, इस उपकला में जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो कहाँ पे स्थित होता है, वो कोशिका के केंद्र में यानी बीच में स्थित होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, कोशिका के केंद्र में यानी बीच में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें यानी सल्की उपकला ऊतक में केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहाँ पे स्थित होता है, सामान्यतः कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। पॉइंट टू पॉइंट लिखा रही हूँ, नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ साथ, ठीक है। आप इतनी इजी लैंग्वेज में है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
सामान्यतः कोशिका की कहाँ पे स्थित होते हैं? केंद्र में यानी मध्य में स्थित होते हैं। जो केंद्रक है वो कहाँ पे स्थित होता है? कोशिका के मध्य में यानी केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट से। 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनका जो स्थान है वो कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये ऊतक, ये उपकला ऊतक यानी सल्की उपकला ऊतक कहाँ कहाँ पे होते हैं? हमारे फेफड़ों के वायु कोष्ठों में होते हैं। फेफड़ों के वायु कोष्ठों, फेफड़ों के वायु कोष्ठों में, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। और कहाँ पे होते हैं? हृदय के आभ्यंतरिक स्तर में होते हैं। हृदय के आभ्यंतरिक स्तर में होते हैं। और कहाँ पे होते हैं? लसिका वाहिनियों में और रक्त वाहिनियों में होते हैं। आभ्यंतरिक स्तर, लसिका वाहिनी, लसिका वहनियाँ, वहनियाँ भी बोल सकते हैं इन्हें, लसिका वहनियाँ, रक्त वहनियाँ, रक्त वहनियाँ या रक्त वाहिकाएँ, रक्त वहनियों में स्थित होते हैं। कहाँ पे होते? इनका स्थान जो होता है वो कहाँ पे होता है? रक्त वाहिनियों में होते हैं। ठीक है, जो सल्की उपकला ऊतक होते हैं वो कहाँ कहाँ पे? एक तो हमारे फेफड़ों के कहाँ पे? वायु कोष्ठों में, जहाँ से हम श्वास लेते हैं, वायु भरते हैं, वहाँ पे। हृदय के आभ्यंतरिक स्तर में यानी हृदय के आंतरिक वाले भाग में, और लसिका वाहिनियों में और रक्त वाहिनियों में। तो इनका स्थान कहाँ पे हो गया? फेफड़ों के वायु कोष्ठों में हो गया, हृदय के आंतरिक स्तर में हो गया, लसिका वाहिनियों में हो गया और रक्त वाहिनियों में हो गया। ठीक है, तो सल्की उपकला क्या है? जो सल्की उपकला है उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये किसका भाग है? सबसे पहले तो ये देखेंगे हम, ये किसका भाग है? ये सरल उपकला के 5 प्रकार है। उसमें से सबसे पहला प्रकार है सल्की उपकला ऊतक, पेवमेंट इपिथेलियम टिश्यू। ये कहाँ पे होता? इनका आकार कैसा होता है? ये ऊतक चपटी कोशिकाओं के एक परत से बने होते हैं। चपटी कोशिकाओं की एक परत से मिलकर बने होते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो कोशिका के केंद्र में स्थित रहता है। नेक्स्ट है कि ये उपकला ऊतक, इनका स्थान कहाँ है हमारे शरीर में? तो हमारे फेफड़ों के वायु कोष्ठों में, हृदय के आंतरिक स्तर में, लसिका वाहिनियों में और रक्त वाहिनियों में। ठीक है, ये हो गए कौन से? सल्की उपकला ऊतक, पेवमेंट इपिथेलियम टिश्यू। नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से। मैं साइड हो जाती हूँ। ठीक है, हो गया ये, इसे रफ कर देते हैं। अब सेकंड पढ़ेंगे। ये हो गया सल्की उपकला। दूसरा कौन सा था? दूसरा था घनाकार उपकला। दूसरा कौन सा है? ये सरल उपकला ऊतक के प्रकार है। 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? यानी सल्की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, रोमक उपकला और ग्रंथिल उपकला। अब आ जाता है घनाकार उपकला। घनाकार उपकला किस तरह कि जो घनाकार उपकला है वो कहाँ पे स्थित होती है और इनकी क्या डेफिनेशन है? ठीक है, सेकंड लिखेंगे घनाकार उपकला। जैसे कि घनाकार नाम से ही पता चलता है, तो ये कैसी होती है? ये घनाकार होती है, यानी इनकी जो कोशिकाएं होती है वो घनाकार होती है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इस उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं होती है, यानी घनाकार उपकला ऊतक की कोशिकाएं, यानी इसी की लिख लेते हैं, इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? घनाकार होती है। कोशिकाएं घनाकार, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, घनाकार होती है। एक पॉइंट तो इसका ये हो गया कि जो इसकी
कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है उपकला ऊतक की, वो कैसी होती है? घनाकार होती है। और कितनी परतों में होती है? कितनी परतों में होती है? एक ही परत में होती है। और एक ही परत में होती है। जो सल्की उपकला ऊतक थे जो उनकी भी एक ही परत में होती है, लेकिन कैसे आकार की? चपटी आकार की। और ये कैसे आकार की होती है? घनाकार आकार की। घनी संख्याओं, घनाकार जैसे घनी से लगता है ना, घनाकार ज़्यादा संख्याओं में, और एक ही परत में होती है, वो भी एक ही परत में होती है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से। और क्या होती है कि इस प्रकार की जो उपकला होती है वो कहाँ पे होती है? हमारे सूक्ष्म श्वसन नलिकाओं में होती है, पाचन ग्रंथियों में होती है, लार ग्रंथियों में होती है। अब ये इनका स्थान लिखेंगे, कहाँ कहाँ पे होता है इनका स्थान? यानी घनाकार उपकला ऊतक का जो स्थान है वो कहाँ पे होता है? हमारी श्वसन ग्रंथियों में होता है। श्वसन ग्रंथियों में, कोमा लगाते रहना, श्वसन ग्रंथियों में, फिर पाचन ग्रंथियों में, और डिंब ग्रंथियों में, और लार ग्रंथियों में, थायराइड ग्रंथियों में। ठीक है, कौन कौन सी ग्रंथियों में? कोमा लगाते रहना। लार ग्रंथियों में, ठीक है, और थायराइड ग्रंथियों में होता है। जो घनाकार उपकला ऊतक होते हैं उनका स्थान कहाँ पे होता है? वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारी लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं, हमारी थायराइड ग्रंथियों में पाए जाते हैं, हमारी डिंब ग्रंथियों में पाए जाते हैं, हमारी श्वसन ग्रंथियों में, सांस लेने वाली ग्रंथियों में, हमारी पाचन ग्रंथियों में। तो जितनी भी ग्रंथियाँ हैं ये मैंने यहाँ पे लिखाई है। तो वो ये जो घनाकार टिश्यू होते हैं, उपकला ऊतक होते हैं, ये हमारे श्वसन ग्रंथियों में, पाचन ग्रंथियों में, डिंब ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों में और थायराइड ग्रंथियों में पाए जाते हैं। इनका स्थान यहीं पे होता है। फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? इनका कार्य क्या होता है? और इनका कार्य, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनका कार्य किसका कार्य? घनाकार उपकला ऊतक का कार्य क्या होता है? अंगों की, हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करना होता है। शरीर के अंगों की रक्षा करना होता है। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। ये हो गया हमारा घनाकार उपकला। घनाकार उपकला, सबसे पहले तो इसकी कोशिकाएं घनाकार होती है। दूसरा कि एक ही परत में होती है। ठीक है, जो सल्की उपकला है वो भी एक ही परत में होती है, लेकिन कैसी? चपटी आकार की। तीसरा, इसका स्थान श्वसन ग्रंथियों में, पाचन ग्रंथियों में, डिंब ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों में, थायराइड ग्रंथियों में होता है। और लास्ट क्या है कि इसका कार्य क्या होता है? हमारे अंगों की रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य होता है। नोट डाउन कीजिए इसे। हो गया। अब तीसरा नंबर कौन सा है? एक एक को मैं रफ करके ही कराऊंगी जिससे आप अच्छे से नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तीसरा कौन सा है? सरल उपकला ऊतक के 5 प्रकार है। मैं बार बार बता रही हूँ आपको, उसमें से 2 हो चुके हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा है स्तंभाकार उपकला ऊतक। स्तंभाकार उपकला ऊतक। ठीक है, जैसे कि स्तंभाकार से ही आपको लग रहा होगा कि इसकी जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं की चौड़ाई कम और ऊंचाई अधिक होती है स्तंभ के आकार की। स्तंभ से लग रहा है ना, स्तंभ लंबा होता है ना खंबे के जैसा, तो उसी से हम इसका लगाएंगे आइडिया कि इसका आकार कैसा होता है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसका आकार, इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? चौड़ाई में कम
चौड़ाई में कम और लंबाई में अधिक होती है, और लंबाई में अधिक होती है, यानी स्तंभ के आकार की होती है, लंबाई में अधिक होती है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि इसकी कोशिकाएं चौड़ाई में कम और लंबाई में अधिक होती है। ठीक है, और क्या होता है कि इस प्रकार की जो उपकला होती है वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? हमारे आमाशय में, आंतों के स्तर में, अधिकांश ग्रंथियों में और नलियों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे? इनका स्थान कहाँ कहाँ पे है? स्तंभाकार उपकला का इसका स्थान हमारे आमाशय में यानी स्टोमक में, हमारी पाचन ग्रंथियों में, कुछ पाचन ग्रंथियों में घनाकार स्तंभाकार भी होते हैं और कुछ में घनाकार भी होते हैं, और कुछ किस में होते हैं? वायु कोष्ठों में, नलियों में। ठीक है, शरीर में जो नलियाँ होती है, नलियों में और वायु कोष्ठों में, नलियों में और वायु कोष्ठों में होता है। स्थान कहाँ पे होता है? हमारी कुछ ग्रंथियों में होता है, आमाशय में होता है, वायु कोष्ठों में होता है, नलियों में होता है। ये पाचन ग्रंथियों नहीं, सारी ग्रंथियों में लिखेंगे, कुछ ग्रंथियों में, मतलब कुछ ग्रंथियाँ, कुछ ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें क्या होता है? स्तंभाकार उपकला ऊतक का होते हैं। ठीक है, यानी इनका स्थान हमारे कहाँ कहाँ पे है? हमारे स्टोमक में है, कुछ हमारी ग्लैंड्स में है, कुछ हमारी नलियों में है और कुछ वायु कोष्ठों में है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो अवशोषण का कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है? अब्जॉर्ब करने का कार्य, अब्जॉर्ब करना, सोखना, उसका सोखने का जो कार्य होता है वो भी स्तंभाकार उपकला के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? अवशोषण का कार्य, अवशोषण यानी अब्जॉर्ब करना, अवशोषण का कार्य भी इसी उपकला ऊतक के, इसी मतलब स्तंभाकार उपकला, इसी उपकला ऊतक के द्वारा होता है, ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है, इसका स्थान हमें पता चल गया कहाँ कहाँ पे? हमारे शरीर के आमाशय में है, कुछ ग्रंथियों में है, कुछ नलियों में है और हमारे वायु कोष्ठों में है। इसकी चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, स्तंभ के आकार की होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अब्जॉर्ब करना यानी सोखना यानी अवशोषण करना, इस उपकला ऊतक का मुख्य कार्य होता है। ये हो गए हमारे 3 उपकला ऊतक, यानी कौन कौन से हो गए? सल्की उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक और स्तंभाकार उपकला ऊतक। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ कर देती हूँ। इसके बाद कौन सा आ जाता है? इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट यानी रोमक उपकला ऊतक। ठीक है, इसे मैं नोट डाउन रफ कर फोर्थ नंबर पे कौन सा आ जाता है? फोर्थ पे आ जाता है रोमक उपकला ऊतक। ठीक है, अब ये किस प्रकार की होती है? जो इसकी कोशिकाएं होती है वो कुछ स्तंभाकार होती है और कुछ घनाकार होती है, यानी दोनों का मिश्रित रूप होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इस उपकला की कोशिकाएं कुछ स्तंभाकार होती है, कुछ स्तंभाकार होती है और कुछ घनाकार होती है, और
कुछ घनाकार होती है, घनाकार होती है। फर्स्ट पॉइंट को नोट कीजिए कि जो ये उपकला ऊतक होती है, ये इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, कुछ घनाकार और कुछ स्तंभाकार। ठीक है, और क्या, इसे फटाफट से फर्स्ट पॉइंट को नोट कीजिए। और ये कहाँ पे होती है, प्रत्येक कोशिका के मुक्त सिरे पर क्या होता है, 20 से 30 बालों के समान रचनाएं पाई जाती है। यानी जैसे प्रत्येक उसके उपकला के सिरों पर क्या होती है, 2 रचनाएं पाई जाती है। कैसी, 20 से 30 बालों के समान, मतलब 20 या 30 बाल अगर इकट्ठे हो जाए, इस तरह की रचनाएं पाई जाती है दोनों सिरों पर। और उन रचनाओं को क्या कहते हैं, उन रचनाओं को बोलते हैं रोमिकाएं, रोमिकाएं बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इसके दोनों सिरों पर, दोनों सिरों पर 20 से 30 बालों के समान, बालों के समान रचनाएं पाई जाती हैं, रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, रोमिकाएं बोलते हैं। पाई जाती है जिन्हें रोमिकाएं, रोमिकाएं, रोमिकाएं बोलते हैं या कहते हैं। ठीक है, इसे फटाफट से नोट कीजिए सेकंड पॉइंट को। जो इसके दोनों सिरों पर क्या पाई जाती है, बालों के समान रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, रोमिकाएं बोलते हैं। और इस प्रकार की जो उपकला है वो कहाँ पे होती है, श्वसन मार्गों और डिंब वाहिनियों पर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका स्थान कहाँ पे है, इसका स्थान यानी रोमक उपकला ऊतक का स्थान कहाँ पे है, श्वसन मार्गों, श्वसन मार्गों, श्वसन मार्ग मतलब जहाँ से हम श्वास लेते हैं वो वाला रास्ता, वहाँ पे पाई जाती है। और डिंब, और कहाँ पे होती है, डिंब वाहिनियों में, डिंब वाहिनियों, वाहिनियों में इसका स्थान श्वसन मार्गों और डिंब वाहिनियों में होता है। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट से, 3 पॉइंट हो गए। तो जो रोमक उपकला ऊतक होते हैं उसे वो कहाँ कहाँ पे स्थित होते हैं, वो हमारे श्वसन मार्गों में और डिंब वाहिनियों में स्थित होते हैं। इनका आकार कैसा होता है, कुछ स्तंभाकार होती है, कुछ घनाकार होती है, दोनों का मिश्रित, दोनों मिक्स करके होते हैं, यानी स्तंभाकार भी और घनाकार भी। और इसके दोनों सिरों पर यानी दोनों छोर पर क्या होते हैं, 20 से 30 बालों के समान रचनाएं पाई जाती है। उन रचनाओं को क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं रोमिकाएं। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। मैं साइड हो जाती हूँ, इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए। अब लास्ट वाला कौन सा बचा है हमारा, ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला को भी पढ़ लेते हैं। इसे रफ कर देती हूँ मैं, उतार लिया होगा आपने। लास्ट कौन सा बचा है, ये किसके भाग चले हुए हैं, ये हमारे सरल उपकला ऊतक के भाग चले हुए हैं। और जो सरल उपकला ऊतक है वो किसके भाग है, जो सबसे पहला टिश्यू है उपकला ऊतक, उसके भाग है 2 सरल उपकला और मिश्रित उपकला। ठीक है, और हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सरल उपकला पढ़ रहे हैं। अब इसमें 5वें नंबर पे कौन सा है, ग्रंथिल, ग्रंथिल उपकला ऊतक। अब ग्रंथिल उपकला ऊतक क्या होते हैं, ग्रंथिल उपकला ऊतक जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हमारी स्तन ग्रंथियों में होते हैं, हमारी स्वेद ग्रंथियों में होते हैं, हमारी लार ग्रंथियों में होते हैं। सबसे पहले तो हम इनका स्थान लिखेंगे, कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये उपकला ऊतक, ये ऊतक या उपकला ऊतक कहाँ कहाँ पे होते हैं, हमारे स्वेद ग्रंथियाँ। स्वेद ग्रंथियाँ कौन सी होती है, जहाँ से पसीना निकलता है, ठीक है, वो होती है स्वेद ग्रंथियाँ। स्वेद ग्रंथियों में, स्वेद ग्रंथियों में और किस में होते हैं, स्तन ग्रंथियों में और लार ग्रंथियों में, स्तन
ग्रंथियों में और लार ग्रंथियों में, और लार